हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स इकोनॉमी की थीम में सेकंड टॉपिक है आपका। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब डिजिटल पेमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आजकल ये बहुत न्यूज़ में क्यों है। ठीक है। रिसेंटली जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है रुपए डेबिट कार्ड जो है उसके प्रमोशन को। प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स। ठीक है। इनका प्रमोशन। ठीक। लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया था। इमीडिएट मनी ट्रांसफर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। इमीडिएट मनी ट्रांसफर 24/7/365 डेज के लिए आप कहीं भी किसी भी लोकेशन में बैठ के इंटरनेट की हेल्प से ये ई बैंकिंग कर सकते हो। दैट इज इमीडिएट मनी ट्रांसफर। आपको एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आप इसका बैंक अकाउंट अपना फिल करेंगे। ठीक है। और इसको यूज कर सकते हैं। अब जो BHIM जो आपका आता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। BHIM स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक ऐप है। ठीक है। भीम यूपीआई देखते हो आप साथ में, तो ऐप है ये एक बैंक टू बैंक पेमेंट्स के लिए, या फिर पे करने के लिए। आप इससे किसी को पे भी कर सकते हैं, आप इससे रिसीव भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। मनी रिसीव के लिए, मनी पेमेंट के लिए। और जो वर्चुअल पेमेंट जो आईडी रहती है, एड्रेस जो रहता है, दैट इज योर यूपीआई आईडी। जो आप लोग अपनी डिफरेंट डिफरेंट यूपीआई आईडीज भरते हो, वो आपका एक पेमेंट एड्रेस हो गया। ठीक है। भीम एक एप्लीकेशन हो गया जो बैंक टू बैंक पेमेंट होता है। ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हुई है, जैसे यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन होता है कि यूपीआई अपर लिमिट जो है वो ₹200 है। ठीक है। और टोटल लिमिट ऑफ जो यूपीआई लाइट बैलेंस की है वो है 2000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। फिर आता है आपका यूपीआई 123 पे। फीचर फोन यूजर्स के लिए है ये। इसमें क्या होता है, विदाउट इंटरनेट आप इसको यूज कर सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन इसकी लिमिट होती है ₹5000। ₹5000 आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यूपीआई यूपीआई 123 पे में आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट एक साथ लिंक नहीं कर सकते। लिंक नहीं हो सकता, एक ही सिंगल अकाउंट पे चलेगा ये। इसमें आप डिफरेंट बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हो और आपका जो पेमेंट है वो डिडक्शन वहां से हो जाता है, पेमेंट रिसीव आप उसमें कर सकते हो। ठीक है। एनपीसीआई ने इसको लॉन्च कर दिया था, ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने देख लिया था। अब अगर इसको देखें हम लोग कि इसके क्या कुछ मेजर्स हैं, क्या इस स्कीम के, जो यूपीआई लाइट जो है ये प्रमोट करना है स्कीम को, यूपीआई 123 पे प्रमोट करना है रुपए डेबिट कार्ड वाले स्कीम वाले के अंडर। तो अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल पेमेंट्स का? आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट्स हर कोई यूज कर रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंस इसका हो सकता है, सबसे पहला एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सिग्निफिकेंस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे। और वो कैसे हो सकता है? कहीं भी किसी भी टाइम बैठ के आप इसको 24/7 इस चीज को यूज कर सकते हो। ये बेनिफिट हो गया। एक हो गया कि जो बेनिफिशरीज हैं, यूज करने वाले जो यूजर्स हैं वो इंक्रीज हो। ठीक है। यूजर्स इंक्रीज हुए, एक फ्रेंडली टाइप ऑफ ऐप बनाई गई जिसको यूजर्स ने यूज किया, बेनिफिशियरीज हो गए उसको यूज करने वाले। अब इससे क्या होगा, अगर सारी चीजें ऐसी होती हैं तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, उस पेमेंट गेटवे के थ्रू सारी पेमेंट होंगी, सेफ और सिक्योर रहेगी। ऑथेंटिक पेमेंट आप लोग बिलीव कर सकते हैं, इस पर रिलाई कर सकते हैं। क्रेडिट की जो एक्सेसिबिलिटी है, लोगों को ज्यादा पैसा मिल सकता है इस चीज से कि भाई कहीं भी नीड हो उनको ट्रांसफर करते ही कन्वीनियंट एक मेथड है, इसको कह सकते हैं। ये तो इसका हो गया सिग्निफिकेंस। अब इन सब के चलते चैलेंजेस भी हो सकते हैं कोई, कि डिजिटलाइजेशन चीजें कर दी हम लोगों ने। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसके? चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि प्रीडोमिनेटली कैश बेस्ड इकोनॉमी है हम लोगों की, जो एनोनिमिटी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता था। ठीक है। लिक्विडिटी थी। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि डिजिटल पेमेंट करना चाहते हो तो इंटरनेट स्लो डाउन वजह से, या फिर इंटरनेट नहीं है आप लोगों के पास, तो वहां आप इस चीज को
बैक ऑफ कर जाएंगे इस चीज से, और अगर कैश नहीं हुआ तो फिर आप वो चीज नहीं लाएंगे। तो वहां एक कैश को रिलाई करना माना जाता है कि भाई कैश एक जरूरी सी चीज हो गई कि कोई डिजिटल पेमेंट्स ना चल पाए तो ये चीज यूज कर ले हम लोग, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, टेक्स हैवी पीपल नहीं है। अगर आप बात करें अपने ग्रैंडफादर वगैरह की, तो वो नहीं यूज कर सकते इस चीज को, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो इस चीज के बारे में, वो यूज नहीं कर सकते। उनको नहीं पता कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, किस तरीके से उस पर अकाउंट बनाना है, कैसे डिडक्शन कराना है। हाँ, कुछ हद तक आप लोग उनको अकाउंट वगैरह बना के उनको सिखा सकते हो, बट वो फिर भी रिलाई करते हैं कैश कैरी करने में, ठीक है। उनको ये होता है कि कैश कैरी करना ही करना है। फिर लिमिटेड एक्सेस है, बहुत बहुत लिमिटेड एक्सेस है बैंक्स और बैंकिंग सर्विसेज की और ई ट्रांजेक्शन्स की, लोग प्रेफर नहीं करते अपने आप से। लिमिटेड अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर एक मेन इशू जो इसमें आता है साइबर फ्रॉड्स का, आपने बहुत बार देखा होगा, ग्रैंडफादर वाली तो हमारी जनरेशन बड़ी हो जाती है, अपनी मदर को देखा होगा कई बार, तो वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर मेथड मानती नहीं है। वो भी पेमेंट करने से पहले ये देखते हैं कि देख लो आगे वाले से, कंफर्म कर लो 2 बार कि कौन सा यही वाला नंबर है या यही यूपीआई आईडी है, कोई इशू तो नहीं है, पहले उसको हाई हेलो कर लो। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पहले उसको 1 रुपए ट्रांसफर करके देखते हैं, 10 रुपए ट्रांसफर करके देखता है, फिर वो जो लार्ज अमाउंट जो उनको करना है वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और ये इसीलिए कि लोगों को भरोसा नहीं है एक तो, और एक साइबर फ्रॉड के बहुत ज्यादा वो चीजें चली हुई है कि यूपीआई आईडी आप किसी और पे रखते हो और उसमें थोड़ा सा भी अगर एक चीज का डिफरेंस होता है तो वो किसी और के पास पहुंच जाती है। और दूसरा हैकिंग का हो सकता है कि किसी की पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन भी है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि क्या हो जाए, इसको हैक कर लिया जाए और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। ये चीजें हो सकती हैं। फिर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट और चार्जेस की, भाई टैक्स लगता है उस चीज पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं, और जो कॉस्ट है इसकी वो थोड़ी हाई है। प्राइवेसी ब्रीच इश्यूज भी हो सकते हैं इसमें, और कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। 24/7 365 आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए होगी इस चीज के लिए। तो ये सारे इश्यूज बन जाते हैं एक डिजिटल पेमेंट सिक्योर करने में, ठीक है। अब इनको बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे पहली बात, डिजिटल कनेक्टिविटी ला दी जाए। ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई ऐसा इशू हो गया है हैकिंग का, तो उनको प्रॉपर एक साइबर सेल बनाया जाए जो साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करे, उन चीजों को देखे। और एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के पे आउट्स हैं उनको डिजिटली पे करे अपने एम्प्लॉयज को, वहां से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए यूथ्स के अंदर, ओल्ड एज जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करवाई जाए। ये सारी चीजों के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंडिया की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, जो जिसको बहुत पहले से ही एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कुछ बैंक्स की, क्रेडिट कार्ड्स की, इन चीजों की, तो उन चीजों को एक्सेसिबल बनाने के लिए रेदर देन हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन पे ध्यान दें, हम स्पीड पे, कन्वीनियंस पे, और जो आगे जो फ्यूचर यूज है डिजिटल पेमेंट्स का उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करवाने पे एक मल्टी डायमेंशनरी स्टेप की हमें जरूरत है। जैसे एक कमेटी की अगर रिकमेंडेशन देखें हम लोग, अगर एक कमेटी का रिकमेंडेशन देख लें डिजिटल पेमेंट्स के रिलेटेड, नंदन नंदन नीलेकानी कमेटी, इनका रिकमेंडेशन अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स के लिए इन्होंने चीजें बोली हैं, इन्होंने बोला है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज जो लगाई जाती हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है, बहुत बार आप जाते हो बड़े बड़े शोरूम में, तो वो एक मशीन रखते हैं, उसमें आप क्रेडिट कार्ड डालते हो, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल जो डिवाइसेस होते हैं उन पे से इम्पोर्ट ड्यूटीज हटा दी जाए, ठीक है, वो हटा दी जाए ताकि लोग उसको ज्यादा यूज कर सकें, उसको प्रेफर कर सके, शॉपकीपर भी उसको रखना प्रेफर कर सकें। और क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अपने सैलरी देती है उसको क्या करे, डिजिटली लोगों को ट्रांसफर करें उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म इन्होंने बोला है, ठीक है। और वो रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होगा कि मान लो कोई मराठी है, कोई मराठी लैंग्वेज बोलता है, उसकी रीजनल लैंग्वेज मराठी है, तो उसको ऐसा ही मैकेनिज्म मिले कि वो रिड्रेसल जो हो रहा है उसके ग्रीवेंसेस का, जो उसके इश्यूज का, तो उसके रीजनल लैंग्वेज में ही हो उसको, ताकि चीजें ज्यादा बेटर समझ में आ सके। और डिफरेंट डिफरेंट सब कमेटीज बनानी चाहिए, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करवानी चाहिए, ताकि डिजिटल जो हमारा ड्रीम है डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स, उनको हम प्रमोट कर सकें।
अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन की, जो आप अपने इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टॉपिक आए तो उसमें लिख सकते हो। कुछ कमेटीज का नाम लिख सकते हो, जैसे नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। कोई ट्रेड के बारे में कुछ है ये लिख सकते हो। ऑर्गेनिक सोसाइटी, ऑर्गेनिक चीजों के बारे में देखभाल। सीड सोसाइटी का आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट फिर एक चीज और आ जाती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, इसने बताया है कि टॉप 5 रिस्क इंडिया के, एक तो डिजिटल इनइक्वालिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा है जियो पॉलिटिकल कंटेस्ट फॉर रिसोर्सेज कि भाई रिसोर्सेज के लिए बहुत मारा मारी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर। ये सारे जो टॉप मोस्ट 5 रिस्क हैं इंडिया को, इनके आप कहीं भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। अगर रिस्क का कोई चीज आपको दिखानी हो कि भाई डेब्ट क्राइसिस चले हुए हैं, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो गया, डिजिटल इनइक्वालिटी बहुत सारी है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप ये लिख के साथ में लिख सकते हो, एज स्टेटेड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दैट इज पब्लिश और रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया में 5 रिस्क हैं। नेक्स्ट थिंग, ग्रीन बॉन्ड्स को एनवायरमेंट रिलेटेड आप कहीं भी डाल सकते हो। अब ये क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए दिए जाते हैं, जैसे कार्बन ट्रेडिंग वाला होता था, इसी तरीके से आपके ग्रीन बॉन्ड है। तो आपको बहुत ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको 300 वर्ड्स में कंप्लीट भी करना होता है अपने से। तो इसको आप जस्ट एक कोट लिख सकते हो उसमें एज ए कोट, आप इसको डेटा फैक्ट्स एज ए डेटा फैक्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रज्वला चैलेंज। अब ये भी आप लिख सकते हो, प्रज्वला चैलेंज जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने चलाया है। अब इसमें क्या है, आइडियाज चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों से आइडियाज के लिए आपको इनवाइट कर रही है, और आइडियाज और सोल्यूशन के लिए, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको क्या किया जा सके, ट्रांसफॉर्म किया जा सके, बेटर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जा सके, उन सब के लिए एक चैलेंज है प्रज्वला चैलेंज। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वाइटीज हैं, जो आप जो लोकल पीपल हो, रूरल बेस्ड जो पीपल हो, आप लोगों से आपके सजेशन मांगे जा रहे हैं कि आप इस चीज को बताओ कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए रूरल इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये सारा आपका था इकोनॉमी का। नेक्स्ट जो कैटेगरी मैगजीन में पढ़ने वाले हैं दैट इज सिक्योरिटी, पुलिस रिफॉर्म्स एंड ड्रोन्स एप्लीकेशन। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। डे बाय डे 1 to 1 हम लोग ये सेशन रखते हैं, अपना स्काइप सेशन होता है, क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये आप लोग पहले रेफर करेंगे वीडियोस को, उसके बाद आपको जब टॉपिक पे लिखने दिया जाता है, उसके बाद जो आपकी कॉपीज इवेल्युएट होती हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कितना कुछ आप लोगों ने सीखा है और क्या सीखना बाकी है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर एंड करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सिक्योरिटी वाले इश्यूज के साथ।